साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज हम समान विज्ञान में जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में बायोलॉजी के अंतर्गत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक संदर्भ चैप्टर है। तो चलिए उसी को देखेंगे। और हमने लिखा है चैप्टर का नाम ब्लड या रक्त। तो रक्त के बारे में पूरा स्टडी करना है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कैसे वो काम करता है, ब्लड की क्या स्थिति होती है शरीर में, ब्लड चढ़ाना क्यों पड़ता है, चढ़ाते हैं तो कोई आदमी मरता क्यों है, और चढ़ाने पर कोई आदमी की जान कैसे बच जाती है। तो ये सब चीजों को समझेंगे, पूरा समग्र अध्ययन होगा। और जो भी क्वेश्चन आपसे वो ब्लड से पूछा जाएगा आप आसानी से बना पाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट में गहराई है, आप पूरे अच्छे से ब्लड को समझते हैं, तो आप आसानी से सवाल हल कर देंगे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन आवर में एक रक्त समूह से सवाल दिया था कि पिता और मां का रक्त समूह दिया हुआ हो तो बच्चे का रक्त समूह कैसे निकालते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं कर पाया। उसका वजह क्या है कि कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, और कुछ लोग कर पाए जो कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो पढ़ा है पहले से, वो आसानी से सवाल बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं सब विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में। तो छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको देखें। तो सबसे पहले तो जो क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें देख करके, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप में, चाहे फेसबुक पर, चाहे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जितना दूर तक आप पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये टीम बड़ा हो सके और इसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपनी क्षमता का आकलन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड की बात। क्या है रक्त, इसको पहले समझें। तो बहुत कॉमन चीज है, सब लोग समझते हैं। ब्लड लगता है, कोई पिन चुभ जाता है, अचानक से ब्लड आ जाता है। तो ब्लड जो आता है देखने में सबको पता है कि इसी को रक्त कहते हैं। तो है क्या ये रक्त? कभी आप इस पर विचार करें और कभी सोचें कि होता क्या है, ये है क्या, जो काम कैसे करता है बॉडी में, और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो समझना है कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में जो पाया जाता है, यह एक प्रकार का उत्तक है। ये ध्यान रखना, ये क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। सबसे पहले यही समझना, एग्जाम में पूछ देगा कि रक्त क्या है, तो उत्तक है। होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो बनावट है उसको जब स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो शरीर बनता है किसी भी जीव का, उसके लिए बेसिक चीज सेल होता है। सेल जब अकेले होता है तो उसको सेल कहते हैं, और ऐसा जब कुछ सेल मिल जाता है ऐसे ग्रुप में जो सिमिलर हो और एक ही तरह का काम करता हो, तो ये जो सेल था अकेले, अगर ऐसे समूह बना लिया तो इसको टिश्यू नाम देते हैं। टिश्यू मतलब इसी को हिंदी में उत्तक कहते हैं। तो पहले सेल था, कोशिका हिंदी में, और जब सेल ग्रुप बना लिया, काम करने के लिए समूह का निर्माण किया, तो उत्तक कहलाया। जो हमने कहा कि ब्लड क्या है, उत्तक है। और जब बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं ऐसे, मतलब इसमें कुछ सेल है, इसमें कुछ सेल है, इसमें कुछ सेल है, तो जब ऐसे मिल जाएगा ये सब, तो ये सब मिल करके जब एक समूह बना लेगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अंग होता है, ये ध्यान रखना। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिल जाएगा, ये सब ऑर्गन है अलग अलग, तो अलग अलग अगर ऑर्गन मिल करके काम करेगा तो इसी को हम लोग बॉडी या शरीर कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इसी प्रकार से जीवों की शरीर की बनावट होती है। तो शुरू होता है सेल से और बॉडी बनाना होता। तो सेल ग्रुप बनाया तो टिश्यू बना, टिश्यू जब ग्रुप बनाया तो अंग बना, और अंग जब ग्रुप बनाया तो शरीर बना। तो इसी को समझना है कि ये कैसे कैसे फॉर्म होता है। अलग अलग टॉपिक में हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम सेल पूरा समझा चुके हैं आपको कि सेल होता क्या। अब सेल से आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उत्तक भी बता चुके हैं कि उत्तक क्या होता है। 4 प्रकार के एनिमल में उत्तक होता है, प्लांट में 2 प्रकार के उत्तक में, सब हम क्लास में बता चुके हैं और वीडियो में अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहां जो उत्तक पढ़े हैं उसी में एक प्रकार का उत्तक पढ़ने जा रहे हैं अलग टॉपिक के रूप में, ब्लड को। तो इसी को समझना है। जैसे सिंपल समझें कि हम देखते हैं कि हमारा हार्ट एक क्या है, पूछ देगा कि हृदय क्या है, तो हृदय एक अंग है।
अब इस हृदय में क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या समझते हैं हृदय किस किस चीज से बनता है। तो हृदय में बहुत सारी चीज है, जिसमें एक तो मांस का टुकड़ा है ये, इसमें ब्लड होता है, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन CO2 का रोल होता है, ये सब मिल करके तो एक मांस अलग उत्तक है, ब्लड अलग उत्तक है, दोनों मिला तो हार्ट बना। अब हृदय के अलावा अगर दे दें तो देख देंगे कि हृदय के अलावा हमारे शरीर में किडनी है, लंग्स है, आंख है, कान है, ये सब मिलता है तो सब क्या बनता है, हमारा बॉडी बन जाता है। और यही कॉन्सेप्ट शरीर में काम करता है कि सेल काहे के लिए चाहिए, तो टिश्यू बनाने के लिए चाहिए। टिश्यू किसके लिए चाहिए, तो एक अंग के निर्माण के लिए चाहिए। और अंग किसके लिए चाहिए, तो बहुत सारा अंग मिलेगा तो एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा और वही बॉडी जीवन जीने में मदद करेगा। और इसी के चलते नेचर ने इन सभी सिस्टम का विकास किया है एक लिविंग प्राणी में। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये उत्तक पढ़ने जा रहे हैं, टिश्यू के बारे में। तो हमने अभी लिखा एक स्टेटमेंट कि ब्लड है क्या, तो हमने कहा कि ब्लड एक प्रकार का उत्तक है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि ब्लड एक प्रकार का उत्तक होता है। और उत्तक के बारे में किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उत्तक क्या होता। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड उत्तक विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब समान कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक ही तरह का काम करता है उसको हम लोग उत्तक मान लेते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो उत्तक है, तो हमने कहा था 4 प्रकार के उत्तक होते हैं हमारे बॉडी में, जिससे मिलकर के शरीर बनता है। और ये जो ब्लड उत्तक है ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ये ध्यान रखना है, कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज नहीं करना। इसको हिंदी में संयोजी उत्तक कहा जाता है, संयोजी उत्तक। तो पहला तो ध्यान रखना उत्तक है, और उत्तक में कौन उत्तक, तो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। और फिर हमने पढ़ा था टिश्यू चैप्टर में कि संयोजी उत्तक फिर 4 प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग 4 प्रकार के संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। और 4 में जब स्टडी करेंगे तो ब्लड जो है इस कनेक्टिव टिश्यू में एक अलग तरह का उत्तक होता है जिसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये ध्यान रखना। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब हिंदी समझे तो हिंदी में हो गया तरल संयोजी उत्तक, तो ये ध्यान रखना। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया और तीनों समझना है कॉन्सेप्चुअली, बिल्कुल साइंस को कॉन्सेप्ट से समझें। और हम जो पढ़ाते हैं वो बीपीएससी लेवल तक, क्वेश्चन आवर में बीपीएससी लेवल तक लेकर चलते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है, तो उससे भागे नहीं। लॉलीपॉप और 1 लाइनर रटा हुआ चीजें आपको ग्रुप डी में, एलडीसी में, इन सब में रिजल्ट दिला सकता है। लेकिन अगर ये पढ़ते हैं तो ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी तक आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप एक बार थोरो पढ़ें, ठोस पढ़ें, ताकि आपकी कोई भी तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए पूरा मुकम्मल हो जाए। कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लुहार की। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, और हल्का हल्का पढ़ेंगे तो काम नहीं करेगा। लेकिन एक ही बार ठोस पढ़ लें तो आपको हर जगह काम करेगा, चाहे वो सब्जेक्ट की बात हो, क्लासेज की बात हो, क्वेश्चन आवर की बात हो, तो उस रूप में लेकर चलें और अपने आप को एक अधिकारी के तौर पर देखें। होता क्या कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम थिंक करते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है। आप ग्रुप डी तक सोचेंगे तो आपका थिंकिंग, आपका लेवल ग्रुप डी तक ही रहेगा। और कोई बीपीएससी के बारे में प्लान करता है तो उसका सोच भी उसी तरह से बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखें, खुद को अंडर एस्टिमेट न करें, दूसरे से कम नहीं आके कि हमारा लेवल ही नहीं है, हम कैसे करेंगे बीपीएससी, बीपीएससी तो बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, ये हमारे क्षमता के बाहर है। तो जिस दिन ये सोच लिए तो निश्चित तौर पर वो आपके रेंज से बाहर हो जाए। आप समझें कि वो भी व्यक्ति है, वो भी एक विद्यार्थी है, उसके पास भी जो संसाधन है मेरे पास भी, तो जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप बड़ा लक्ष्य लेकर चलें हमेशा। जो सपना देखता है वही सपना पूरा करने की क्षमता भी रखता है। जो सपना ही नहीं देखेगा तो सपना पूरा करने का वो क्षमता पैदा नहीं होगा उसमें। इस रूप में ध्यान दें। तो पहला तो ध्यान रखना है कि ब्लड एक उत्तक है, तो कौन उत्तक, तो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक में कौन उत्तक, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक। पहला ये ध्यान रखना, तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान रखना है कि हम पढ़े थे कि संयोजी उत्तक का काम क्या है। तो संयोजी उत्तक काम होता है शरीर के
विभिन्न भागों को जोड़ना, कनेक्ट करना, विभिन्न भागों को जोड़ने का काम है इसका। मतलब एक अंग को दूसरे से जोड़ देता है, और जो ऐसा काम करता है बॉडी में, वैसे ऊतक को हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। और हम पढ़े हैं कि शरीर में सबसे ज्यादा संयोजी ऊतक ही पाया जाता है पूरे बॉडी में, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो ब्लड की बात करें, या हमने पढ़ा था कार्टिलेज की बात करें, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। अब चलें तो हम लोग जो फोकस करके इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड को पढ़ना है सिंपली। तो ब्लड का 3 पॉइंट ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। अब इसके मेन फीचर की तरफ चले तो पहले तो जो आपको तथ्य है इससे संबंधित महत्वपूर्ण, उसको ध्यान रखना, जो जीएस में लॉलीपॉप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जो बिल्कुल लॉलीपॉप होता है और बार बार पूछता है, और वैसे ही क्वेश्चन आप लोग ढूंढते हैं। कैसा मिलेगा? 10 में 10 बना दिए, पूरा खुश हो गए कि एकदम हम तो एकदम पूरी अच्छी तैयारी है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाता है, नहीं बनता है, परेशान हो जाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं बार बार कि पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़े। तो तथ्य पर चलते हैं ब्लड से संबंधित। पहला तो कि ध्यान रखना है कि ब्लड का अपना एक कलर होता है, रंग। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के रंग होते हैं या एक ही रंग होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, किसी का भी रक्त निकलेगा वो एक ही कलर का होगा। इसलिए नेचर ने सबको एक ही बनाया है, मानव को। मानव यहां आकर के अपने आप को अलग अलग बांटा, धर्म में, जाति में, आर्थिक रूप से अमीर में, गरीब में, पिछड़ा में, तेज में, मंद बुद्धि में। यह सब हमारे मानसिकता और हमारे सोच का परिणाम है, जबकि ईश्वर या जो ऑलमाइटी गॉड है वो किसी को भेद नहीं किया, सब एक ही तरह से बना हुआ। और इस रूप में रंग की बात करेंगे तो पूछ देगा कि ब्लड का रंग कैसा होता है, तो ब्लड का रंग रेड होता है, लाल होता है। तो ये तो सबको पता है, एक बच्चा भी पता होता है कि खून लाल दिखता। लेकिन ये पूछ दे कि ब्लड का रंग रेड है क्यों, क्या होता है, काहे लाल होता है, तो लाल होने के संबंधित कई ऑप्शन आप आंसर कर सकते हैं। तो नॉर्मली लोग रटे रहते हैं, उसके हिसाब से आंसर करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं है और क्वेश्चन बीपीएससी लेवल में पूछा तो फिर आपको फंसा देगा और फिर क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाएगा। जैसे इस रंग को रेड करने का कई कारण है। पहला एक ऑप्शन होता है कि ब्लड में आरबीसी होता है, यह भी सही। दूसरा एक आंसर है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, यह भी सही है। और तीसरा एक आंसर होता है कि ब्लड में आयरन होता है, यह भी सही है। तीनों को आप गलत नहीं कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है और क्या आपसे आंसर ढूंढ रहा है, वो तो क्वेश्चन देखने पर पता लगेगा। और इसलिए हम तीनों चीज को बताते हैं अलग अलग पॉइंट पर। नॉर्मली सबको पता था कि हीमोग्लोबिन इसलिए लेड है, एक हीमोग्लोबिन आंसर में रहे ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो हीमोग्लोबिन के बारे में सबको पता होता है, रटा हुआ तोता वाला जैसा बात है, हीमोग्लोबिन चढ़ता आ रहा है। लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं दिया तो हो सकता है आरबीसी और आयरन दिया हुआ हो। तो डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या ऑप्शन। और इसी तरह के क्वेश्चन फंसाता है बीपीएससी में, तो दे देगा, बीपीएससी का एग्जाम बैठेंगे तो दे देगा कि ब्लड रेड होता है। पहला ऑप्शन देगा इसमें आरबीसी होता है, दूसरा ऑप्शन देगा इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तीसरा ऑप्शन देगा इसमें आयरन होता है। तो तीनों सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी सभी है। तो ये ध्यान रखना, पहला रेड किसके कारण? आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। कैसे है, कहां पर, ये हम बताएंगे जब ब्लड आगे बढ़ेगा। टोटल टॉपिक जब ब्लड कंप्लीट होगा आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा होता है। तो रंग हो गया। अब रंग के अलावा एक होता है इसका स्वाद। स्वाद मतलब टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो यहां पर देख रहे होंगे उनमें से कुछ लोग ब्लड खाते भी होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। ब्लड खाने का मतलब नॉनवेज खाना, मटन, चिकन। किसी का भी गला कटता है, चाहे वो पक्षी हो या खस्सी हो या मटन हो, बकरा हो, सबके शरीर से ब्लड निकलता है। और कई लोग तो ब्लड को अलग से फ्राई करके खाते हैं। और कई लोग की आदत होती है कि उंगली कटा ब्लेड से
तो फट से उंगली मुंह में डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा बहना। लेकिन ये भूल कर भी ऐसा ना करें। कभी भी जीवन में ऐसा मौका मिल जाए तो ये काम ना करें कि ब्लड कहीं निकल रहा हो और आप उसको मुंह में लेकर के ब्लड को बंद करने का प्रयास करें। ये काफी घातक और जानलेवा हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि किसके ब्लड में क्या है ये आपको पता नहीं। हो सकता है उसको कोई गंभीर बीमारी हो, कोई वायरस डिजीज हो, और वो ब्लड जाएगा तो निश्चित तौर पर आदमी को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ब्लड को समझना बहुत जरूरी होता है। एक सांप काट लेता है व्यक्ति को तो बहुत लोग उसको बचाने के चक्कर में उसको ब्लड को चूस करके उसका पॉइजन या विष को निकालना चाहते हैं। फिल्मों में दिखाता है, हीरोइन को सांप काटा, हीरो आया, चूस करके ब्लड निकाल करके हीरोइन को ठीक कर दिया। तो बहुत सारे फिल्मों में दिखाया जाता। तो वहां तो ना तो सांप काटता है, ना कोई ब्लड गिरता है, और ना ही कोई हीरो हीरोइन का ब्लड चूसता। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। लेकिन ऐसा किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करके जान आप बचा सकते हैं। लेकिन इन केस अगर जो चूस रहा है व्यक्ति ब्लड, उसके माउथ में कहीं कट लगा हुआ है, कोई छोला पड़ा हुआ है, कोई छाला है, कोई कटा हुआ है, तो जैसे ही वो विष खींचेगा तो उस महिला के ब्लड से विष चला जाएगा खींचने वाले के रक्त में, और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और इसलिए हमने कहा कि बिल्कुल स्वाद को समझना। तो नॉर्मली जो ब्लड जाता है मुंह में तो कैसा स्वाद मिलता है, कैसा स्वाद होता है ब्लड का? तो ब्लड का स्वाद सॉल्टी होता है। सॉल्टी मतलब नमकीन। तो कभी भी ब्लड मुंह में जाएगा तो आपको नमकीन टेस्ट देगा, ये ध्यान रखना। और नमकीन क्यों ये पूछ दे, जैसे रेड क्यों, तो रेड में 3 ऑप्शन है, आपको जो मिले उसके हिसाब से आंसर करें। लेकिन अगर ये पूछ दे कि ब्लड का स्वाद कैसा होता है, चखने में कैसा लगता है, तो चखेंगे तो नमकीन लगेगा। और नमकीन क्यों? क्योंकि ब्लड में जो हम नमक खाते हैं NaCl मौजूद रहता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ब्लड में NaCl होता है इसलिए इसका स्वाद नमकीन होता है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे चलें तो अब इस ब्लड का क्वांटिटी पर ध्यान देना है, मात्रा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है मात्रा कि कितना ब्लड होना चाहिए एक व्यक्ति के शरीर में। इसीलिए डॉक्टर या हम भी जब बीमार पड़ते हैं तो आकलन करते हैं कि लगता है कि त्वचा सफेद हो गया है, ब्लड कम रहा है शरीर में, खून ही नहीं है। कह देते हैं कि इसके शरीर में तो खून ही नहीं है, क्या ये हेल्दी रहेगा? तो खून नहीं होने का मतलब मात्रा कितना होगा तो कहेंगे कि खून है, कितना कंडीशन होगा तो कहेंगे कि ब्लड होना चाहिए ऑप्टिमा। तो मात्रा का 2 कंडीशन। पहला तो ध्यान रखना है कि मात्रा जब भी लेंगे तो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए लेंगे, हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए, यही आपको ध्यान रखना है। इसी के बारे में आपको पूछा जाएगा। मतलब एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो युवा है उसके शरीर में रक्त कितना होना चाहिए। अब हेल्दी एडल्ट पर्सन में 2 हो गया, एक हो गया मैन और एक हो गया वुमेन। ये दोनों का अलग अलग शरीर है और दोनों में रक्त भी अलग अलग है। दोनों में एक जैसा नहीं होगा, दिखने में एक जैसा होगा, स्वाद भी एक जैसा होगा, लेकिन मात्रा अलग अलग होगा। तो कितना मात्रा होना चाहिए मेल में और कितना होना चाहिए फीमेल में, तो इसी को समझना है। तो हेल्दी एडल्ट पर्सन का जब आप ब्लड निकालेंगे तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड मिलेगा। ये ध्यान रखना है, 5 से 6 लीटर। क्योंकि लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, इसलिए आयतन में ही मेजरमेंट होता है। केजी में ब्लड को नहीं तौलते हैं। अलग बात है कि बिहार के लोग दूध को भी केजी में तौल कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लीटर में लेंगे और केजी में लेंगे तो हमको 50-60 ग्राम दूध ज्यादा मिलेगा। तो बिहारी तो बहुत दिमाग लगाते हैं हर जगह पे। तो यहां पर अलग पैमाना है। लेकिन ब्लड चूंकि लिक्विड है तो लिक्विड को जब भी मेजरमेंट होता है तो लीटर में होता है, आयतन में होता है। तो ध्यान रखना है कि मात्रा कितनी, 5 से 6 लीटर। ये मेल में, एक इसमें मेल में, ये ध्यान रखना। जब फीमेल में आएंगे तो ये घटेगा और ये 4 से 5 लीटर होगा, ये ध्यान रखना। तो नॉर्मली सबको याद रहता है कि 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन 5 से 6 लीटर मेल में होता है और 4 से 5 लीटर फीमेल में होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर मेल और फीमेल में कम क्यों है? क्या वजह है कि मेल में ज्यादा ब्लड होता है, फीमेल में कम ब्लड होता है? ये पढ़ना है तो सिर्फ रट नहीं लेना है कि ऐसा होता है। ऐसा होता है तो क्यों होता है,
ये जिस दिन सोचना शुरू कर दिए आप, तो आपकी तैयारी अन्य लोगों से बहुत अच्छी हो जाए। हम प्रश्न ही नहीं करते हैं, खुद के बारे में भी नहीं और किसी पढ़ाए गए तथ्य के बारे में भी नहीं। तो यहां पर ध्यान रखें कि मेल में ज्यादा है, फीमेल में कम है। क्यों कम है? तो दो वजह है इसका। फीमेल में दो तरह का प्रक्रिया है मेल की तुलना में डिफरेंट। पहला कि ये जो फीमेल होते हैं वो लेस एक्टिव मोड ऑफ लाइफ जीते हैं। ये ध्यान रखना, लेस एक्टिव मोड ऑफ लाइफ मतलब कि शारीरिक श्रम कम करते हैं। ये शारीरिक श्रम की बात हो रही है, फिजिकल वर्क की बात हो रही है। तो घर में रहना है, भोजन बनाना है या घर का संबंधित कार्य करना है, मेनली यही वर्क होता है मैक्सिमम महिलाओं। कुछ महिला को छोड़ दें, कोई महिला क्रिकेट खेल रही है तो उनका अलग मैटर है, कोई फुटबॉल खेल रही है तो अलग मैटर है, कोई टेनिस खेल रही है तो अलग मैटर। जैसे सेरेना विलियम्स का बॉडी देखेंगे, जो बहुत अच्छी प्लेयर हैं टेनिस की, विश्व में नाम है उनका। तो सेरेना विलियम्स के शरीर का तुलना अगर मर्द से किया जाए तो मर्द का शरीर भी उनके सामने नहीं टिकेगा। अगर हम लोग झापड़ लगाएंगे तो सेरेना विलियम्स को कुछ नहीं होगा, और सेरेना विलियम्स का झापड़ किसी पुरुष को लग जाए तो हो सकता है कि वो आदमी बेहोश हो जाए। इतना ताकत है हाथ में। उनकी सर्विस जब चलती है तो बड़े बड़े खिलाड़ी उसके सर्विस को देख भी नहीं पाते। सर्विस समझते हैं टेनिस में? टेनिस में सर्विस का मतलब होता है पहला बॉल हिट करना रैकेट से, और उनको पावर गेम के रूप में जाना जाता है। पावर मतलब ताकत से खेलती है, वो इतना तेज मारती है कि सामने वालों को गेंद दिखाई तक नहीं देता। तो उनके शरीर में तो ऑलरेडी ब्लड नॉर्मल महिला से ज्यादा होगा, लेकिन हम कॉमन महिला की बात कर रहे हैं कि कॉमन महिलाएं ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करती, इसलिए उनके शरीर में खून कम होता है। अगर काम करना शुरू कर देंगे तो ब्लड बढ़ जाएगा, ये कॉमन चीज, ये ध्यान रखना। तो पहला ये, और दूसरा कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये ध्यान रखना। जो हम लोग प्रजनन में पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्तनधारियों में होने वाला एक प्रक्रिया है जो 28 डेज में साइकिल कंप्लीट होता, और हर एक 28 डेज पर जब तक उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड है, जब तक वो प्रजनन कर सकते हैं, मतलब 13 साल से लेकर लगभग 45 साल से लेकर 50 साल तक उम्र में महिलाओं में हर 28 दिन पर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस चलता। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत बड़ी मात्रा में ब्लीडिंग होती है, और इसकी वजह से शरीर से रक्त का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो दो वजह हो गया, एक कि लेस एक्टिव मोड ऑफ लाइफ है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। तो इसकी वजह से मेल की तुलना में फीमेल में ब्लड क्या होगा? कम होगा। तो इतना चीज पहले ध्यान रखना है कि मात्रा क्या है, स्वाद क्या है, कलर क्या। अब आगे चलते हैं, कुछ और तथ्य को देखते हैं, क्योंकि ये सब तथ्य एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड के बारे में जो जो चीज बताया जा रहा है इसको ध्यान दें। अब यहां के बाद ध्यान रखना है कि ब्लड का एक पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू, क्योंकि पीएच वैल्यू हम बार बार कहते हैं, बार बार पूछता कि पीएच वैल्यू ब्लड का कितना होगा। तो लार का हमने बताया है, गैस्ट्रिक जूस का बताया है, इंटेस्टिनल जूस का बताया, जैसे जैसे मिल रहा है बताते चल रहे हैं, और जो बता रहे हैं सबको आपको याद रखना। तो पीएच मान भी यहां दो तरह का है ब्लड में, एक जो है वो है 7.4 और दूसरा जो है 7.3। तो दो तरह का पीएच मान। नॉर्मली सभी लोग 7.4 याद रखते हैं, हमको पता है सबको 7.4 याद रहता है। तो नॉर्मली 7.4 या 7.3 हो तो कहेगा कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक उत्तक है जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 7.4 या 7.3। तो अब उत्तक है 7.4 का और 7.3 का। तो 7.4 जो होता है यह प्योर ब्लड का होता है। हमने पढ़ाया था आर्टरी और वेन की बात जब हम लोग लंग्स पढ़ रहे थे। तो शुद्धिकरण होता है, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड शरीर में बहता अलग अलग नली में। प्योर ब्लड बहाने वाले को आर्टरी कहते हैं और जो इम्प्योर ब्लड बहता है उसको वेन कहते हैं, धमनी और सिरा। तो प्योर ब्लड का पीएच मान पूछे तो 7.4, और अगर ये पूछे कि इम्प्योर ब्लड का पीएच मान कितना है तो इम्प्योर ब्लड का पूछेगा तो कहेंगे 7.3।
ये ध्यान रखना। और प्योर ब्लड का मतलब क्या? तो वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा हो। और इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या? तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो कहेंगे कि यह क्या है? प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है। तो ध्यान रखना है प्योर और इम्प्योर को। और प्योर का मतलब ऑक्सीजन वाला और इम्प्योर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब इन दोनों के आधार पर 7.3 और 7.4 को देखें तो पीएच मान के हिसाब से ब्लड जो है वो क्या है? तो ब्लड एक अल्केलाइन लिक्विड है। अल्केलाइन लिक्विड है मतलब क्षारीय है। ये क्या है? क्षारीय। तो पूछ जाएगा कि रक्त अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है? तो यहां दिख रहा है कि जब 7.4 या 7.3 7 से ज्यादा है तो क्षारीय ही होगा, बेसिक नेचर का। तो अल्केलाइन लिखे, बेसिक लिखे, क्षारीय लिखे, बातें की। तो ये ध्यान रखना है एक एक पॉइंट को। अब आगे चलें तो अगला पॉइंट देखें। जो पॉइंट बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते हैं एग्जाम में। और यही सब पॉइंट बायोलॉजी का सबसे हीट क्वेश्चन होता है, मतलब बार बार पूछा जाएगा। तो ये सब याद रखना है कॉन्सेप्ट को समझ करके। जब कॉन्सेप्ट समझते हैं तो याद करना आसान हो जाता। अब आगे चलें तो एक चीज इसका होता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी, हिंदी में विशिष्ट घनत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट घनत्व क्या है ये इसको समझे और याद रखें कि ब्लड का स्पेसिफिक डेंसिटी होता क्या है या कितना होता है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी फिजिक्स में पढ़ना हम लोग, एक चैप्टर आएगा डेंसिटी पूरा पढ़ाएंगे हम। तो वहां पर चर्चा होगी विशिष्ट घनत्व के बारे में। तो किसी भी लिक्विड का अगर जल की तुलना में स्पेसिफिक डेंसिटी निकाला जाए, जल की तुलना में, तो जो रेशियो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? उस द्रव का विशिष्ट घनत्व कहलाएगा। मतलब करना क्या है कि अगर आप ब्लड का डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी निकालना चाहते हैं, किसका? ब्लड का, तो ब्लड का स्पेसिफिक डेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर में ले लेंगे ब्लड का डेंसिटी, ब्लड का घनत्व, और नीचे में इसको भाग दे देंगे किससे? जल के घनत्व से। तो जल के घनत्व से भाग दे देंगे तो जो मिलेगा वही ब्लड की स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाए। मतलब जल की तुलना में कितना है, ज्यादा है कि कम है। और इससे क्यों करते हैं? तो इसे देखा जाता है कि ब्लड को अगर पानी में डाला जाए तो ब्लड तैरेगा कि डूबेगा। यही पूछ दे एग्जाम में कि किसी ब्लड को पानी में डाल दिया जाए तो क्या वो सतह पर आएगा कि डूब जाएगा। यही पूछे आपसे। जैसे केरोसिन को डालते हैं पानी में तो केरोसिन नहीं डूबता, वो तैरता है ऊपर। आप सरसों तेल डालेंगे ऊपर तैरेगा, पेट्रोल डालेंगे ऊपर तैरेगा, नीचे नहीं बैठेगा। तो बैठता कौन है? जिसका स्पेसिफिक डेंसिटी एक से अधिक होता है। और इस रूप में ध्यान रखना कि ब्लड का स्पेसिफिक डेंसिटी जो होगा वो 1.05 से लेकर 1.06 तक होता है। मतलब थोड़ा सा ज्यादा है जल से। और इसलिए जल्दी तो नहीं, लेकिन ये सतह पर नहीं तैरेगा, जल में डूबेगा ही। और ये ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि ब्लड का घनत्व जल के घनत्व से होता है क्या, तो हम कहेंगे ज्यादा होता है। यहां दिख रहा है 1.05 मतलब थोड़ा सा ज्यादा। और इस रूप में ब्लड का घनत्व जो होगा जल से तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इतना फैक्टर पहले आप ब्लड के बारे में ध्यान रखें ताकि आपसे फैक्चुअल कुछ सवाल पूछा जाए तो कुछ गलती ना हो। स्वाद कैसा है, कलर कैसा है, वॉल्यूम कितना है, कितना होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति में, ये पीएच मान कितना होता है, ये सब पूछा जाता है। स्पेसिफिक डेंसिटी कितना है ये पूछा जाता है। अब आगे चलें तो अब यहां से हम लोग ब्लड के कंपोजिशन की बात करें कि ब्लड जो है उसमें क्या क्या चीजें होती है। बाहर से तो रेड दिखता है, लेकिन रेड है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसको हम लोग को स्टडी करना है मेनली। तो अब चलते हैं हम लोग, जो मेन कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का उस पर। नाम है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का संगठन। तो ये ध्यान रखना है, ब्लड या रक्त का संघटक कहते हैं इसको, संघटक।
मतलब क्या क्या मिल करके रक्त बनता है। विश्व में मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल रक्त बनाने पर काम हो रहा है। मतलब वैज्ञानिक चाहते हैं कि हम रक्त लैब में बना दें। क्योंकि आपको पता होगा कि ब्लड की अक्सर जरूरत पड़ती है लोगों की, कभी सर्जरी होगा तो, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा तो हॉस्पिटल में ब्लड डोनर खोजते हैं लोग, और ब्लड डोनर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और इसके चलते मेडिकल साइंस में एक नया प्रयोग चल रहा है कि क्या हम ब्लड बना सकते हैं, जो ब्लड की आवश्यकता है उसको हम आर्टिफिशियली पूरा कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको बाजार में पैकेट में ब्लड बिकता हुआ मिले। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद बहुत कॉमन हो जाएगा। आने वाले समय में किडनी, लीवर, फेफड़ा सब मिलेगा, जैसे बाजार में खिलौना बिकता है वैसे। फर्क इतना पड़ेगा कि उसको खरीदने की क्षमता किसके पास होगी, ये तो वही वक्त बताएगा। वो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड समझना है कि रक्त का संघटक क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती। तो यहां ब्लड था, इसी को हम लोग को स्टडी करना है इंटरनली लैब में जाकर के। जो हम टेस्ट देते हैं ब्लड का कोई लैब में, तो क्या क्या चेक करता है उसी को ध्यान देना। और इसीलिए एग्जाम में पूछता है कि ब्लड चेकअप हर लोग कराते हैं अपने जीवन में, कई बार कराते हैं। तो जो रिपोर्ट आता है कभी पढ़ते भी हैं ध्यान से कि नहीं पढ़ते हैं, है क्या क्या इसमें, क्या क्या होना चाहिए, कितना होगा तो स्वस्थ होगा और कितना होगा तो अस्वस्थ हो जाएगा। तो उसी के लिए ब्लड का कंपोजिशन जानना होता है। तो अब ब्लड की बात करें तो हमने कहा कि ब्लड एक क्या है, उत्तक है। ब्लड क्या है, उत्तक है। और उत्तक जब होगा तो हमने पढ़ाया था उत्तक में कि जब भी उत्तक बनता है उसके लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए कुछ सेल, क्योंकि सेल्स चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू का तभी हमने बताया था शुरू में, बिना सेल का तो उत्तक होगा नहीं, तो सेल चाहिए। और हमने पढ़ा था कि मान लीजिए एक उत्तक है ऐसे, ये 5 कोशिकाओं का एक उत्तक बना हुआ है ऐसे, तो ये उत्तक एक साथ रहता है, इसके लिए बीच बीच में लिक्विड भरा रहता है। हमने सब पढ़ाया है, आप जा करके टिश्यू चैप्टर उल्टे नोट्स में, बुक में या यूट्यूब पर पिछले वीडियो में जाकर देखें। तो ये क्या है, सेल है, और सेल के बीच में लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड, और ये दोनों को मिला देते हैं तो इसी को टिश्यू कहते हैं। ब्लड एक क्या है, टिश्यू है, हम शुरू में ही कहा। तो यहां ब्लड के रूप में सेल है कुछ और लिक्विड है, लेकिन लिक्विड को टिश्यू के अंतर्गत क्या कहा जाता है, तो हमने बताया कि जब टिश्यू के अंदर होता है कोई लिक्विड तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां भी मैट्रिक्स होगा, पूछेगा एग्जाम में कि उत्तकों में कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं क्या, तो मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स है, सेल है, और सेल के अलावा क्या है, मैट्रिक्स है। ये ध्यान रखना, यही दो मिलकर के ब्लड बना हुआ और कुछ नहीं है ब्लड। कुछ कोशिका है और लिक्विड है, लिक्विड को मैट्रिक्स कहा गया। अब सेल के रूप में ध्यान रखना है कि जितना ब्लड होगा, मान लिया हमने कहा 5 से 6 लीटर पुरुष में है और महिला में 4 से 5 लीटर। क्यों है ये सब बताया हमने, लेकिन जब स्टडी करेंगे टोटल वॉल्यूम का तो पता चलेगा कि ये कुल ब्लड का 45% होता है, 45% सेल होगा, और बाकी जो होगा ब्लड में वो मैट्रिक्स होगा। तो कितना बच गया, तो 55%। ये ध्यान रखना, तो एग्जाम में पूछ देगा कि ब्लड में मैट्रिक्स कितना होता है, तो 55% होता है। सेल कितना होता है, 45% होता है। या पूछ देगा कि ये ब्लड में कौन ज्यादा होता है, सेल ज्यादा होता है कि मैट्रिक्स ज्यादा होता है, तो मैट्रिक्स ज्यादा होता है और सेल कम होता है। और ये ध्यान रखना है चूंकि मैट्रिक्स लिक्विड ज्यादा है, इसी कारण ब्लड जो है हमारे बॉडी में द्रव अवस्था में मिलता है। ये एक कॉन्सेप्चुअल सवाल हो गया कि ब्लड लिक्विड स्टेट में होता है क्यों, यही पूछ दे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो कहेंगे कि ब्लड उत्तक है और उत्तक में मैट्रिक्स की मात्रा ब्लड सेल से ज्यादा है, इसीलिए ब्लड लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जब पानी ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा है, तो लिक्विड स्टेट में ही हो गए। तो ध्यान रखना। अब यहां सेल जो है, ये सेल 3 तरह का है। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। 3 तरह के कोशिका होते हैं रक्त में, और इसी का चेकअप करता है डॉक्टर कि डब्ल्यूबीसी कितना है,
आरबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है। डेंगू हो जाएगा तो प्लेटलेट्स चेक करेगा। नॉर्मल बीमारी होगा तो डब्ल्यूबीसी चेक करेगा कि कितना है, नॉर्मल है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ, उससे देख करके वो बताता है कि शरीर की स्थिति कैसी है। तो ये 3 तरह की कोशिका है जिसका मात्रा 45%। अब प्लाज्मा की बात करें, मैट्रिक्स की बात करें, तो मैट्रिक्स को यहां पर एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछेगा कि ब्लड में जो मैट्रिक्स होता है उसको कहते हैं क्या, तो प्लाज्मा कहते हैं। मैट्रिक्स को, जो सेल को हटा दें तो बाकी जो बचेगा प्लाज्मा हो। जैसे डेंगू होता है तो यही प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, सेल को निकाल देता है और प्लाज्मा को चढ़ाता है डॉक्टर। तो ये सब प्रक्रिया से गुजरते हैं हम लोग जीवन में, इसलिए एग्जाम में पूछता। तो ध्यान रखना है कि प्लाज्मा हो गया। अब ये प्लाज्मा को स्टडी करना है कि प्लाज्मा में क्या क्या है। इसमें तो सेल है ये पता है, लेकिन प्लाज्मा में क्या है। तो प्लाज्मा को जब स्टडी करेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें वाटर मिलेगा, ये ध्यान रखना। और वाटर के अलावा क्या मिलेगा, तो कुछ विशेष तरह के प्रोटीन मिलेंगे जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछेगा। अब 55% का अगर वाटर और प्रोटीन का रेशियो निकालें तो प्रोटीन लगभग, प्लाज्मा में वाटर लगभग 90% होता है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी, तो 90%। याद रखना है जल का जहां जहां मात्रा है, हम बहुत जगह बताए हैं और आगे भी बताएंगे बहुत जगह। तो जहां जहां मात्रा है वो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखना कि ब्लड में प्लाज्मा होता है तो उस प्लाज्मा में वाटर कितना होता है। इसलिए हम कहते हैं जल ही जीवन है। बिना जल का तो कुछ है ही नहीं। दिमाग बनाना है तो जल चाहिए, ब्लड बनाना है तो जल चाहिए। इसलिए वाटर के बिना लाइफ चल ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। अब प्रोटीन जो है ये लगभग 7 से 8% होता है, लगभग। ये प्लस माइनस 1-2% हो सकता है। इसके अलावा भी 1-8% के रेंज में 2 चीज होता है, ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज के साथ साथ जो हमने कहा NaCl होता। तो इतना चीज है जिसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाटर और प्रोटीन। तो ये आपका ब्लड के कंपोजिशन की बात। अब यहां से आगे चलेंगे तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि अब हम लोग इस प्लाज्मा को स्टडी करें। और प्लाज्मा को जब स्टडी करेंगे तो यहां प्रोटीन जो हमने बताया, ये प्रोटीन 4 प्रकार का मिलेगा और चारों का नाम आपको याद रखना है। पहला जो मिलेगा इसका नाम है एल्बुमिन, ये ध्यान रखना। दूसरा मिलेगा ग्लोबुलिन, तीसरा मिलेगा फाइब्रिनोजेन और चौथा मिलेगा प्रोथ्रोम्बिन। तो 4 प्रोटीन हो गया। नाम ही है सिर्फ टफ, घबराना नहीं है। घबराएंगे तो काम नहीं चलेगा, डरने से बहुत परेशानी होगी। डरना नहीं है, समझना है और इसको इंटरेस्ट लेकर समझें कि हमारे ब्लड में है कैसे, क्या क्या चीजें हैं। जब डॉक्टर के पास जाएं और ब्लड रिपोर्ट आ जाए हाथ में तो आप खुद देख सकें कि क्या है इसमें। उस रूप में आप पढ़ाई करें, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए ना पढ़े। जब आप समझेंगे तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, आसानी से बनेगा, कुछ नहीं है इसमें, जो भी पूछेगा बना दें। लेकिन ये समझें कि हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ा जिससे जीवन चल रहा है वो आखिर है कैसे, क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या इंपॉर्टेंट है। तो 4 तरह के प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोटीन है चारों, इस प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन, और ये प्रोटीन जो चारों है इसको बनाने की जिम्मेवारी किसकी, तो लीवर की। जो हमने पढ़ाया था जब यकृत पढ़ रहे थे कि यह ब्लड में मौजूद प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एग्जाम में पूछ दे कि ब्लड में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, जो हम पढ़ चुके हैं। और 4 तरह के प्रोटीन, 4 डिफरेंट फंक्शन है, सबको आपको ध्यान रखना है। तो आज बहुत सारा तथ्य है, आपको लग रहा होगा कि हर चीज तो याद ही करना पड़ेगा, और इसलिए हम ज्यादा बड़ा क्लास नहीं लेते हैं। मैराथन क्लास का सिस्टम चला हुआ आजकल, 10 घंटे 20 घंटे पढ़ाते हैं लगातार, रात रात भर पढ़ाते हैं। तो कौन मैकेनिज्म है पढ़ाने का और कौन लोग पढ़ते हैं 12-12 घंटे, ये हमको समझ में नहीं आता कि 12 घंटे अगर पढ़ा जाए बैठ करके
पहला स्टेटमेंट जो दिया जाए 2 घंटे बाद वो चीजें दिमाग से निकल जाएगी और इतना कंटेंट्स हो जाएगा दिमाग में कि दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा और वो आपका पढ़ाई, एनर्जी, मोबाइल का डाटा, पैसा सब कुछ बर्बाद होगा। तो इस चक्कर में ना रहें, ठोस पढ़ें। हम कह रहे हैं थोड़ा पढ़ें लेकिन बहुत ठोस पढ़ाई करें। हम एक चीज और बता रहे हैं कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो कभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन में पढ़ाई ना करें। ऐसा नहीं कि बैठ गए सुबह पालथी मार करके कि आज तो हम 5 घंटा में एकदम पढ़ ही लेंगे पूरा। तो 5 घंटा लगातार पढ़ेंगे तो पता है कि आप गेन नहीं कर पाए कुछ। तो 5 घंटा पढ़ना है तो आप 1 घंटा के बाद कम से कम 10 मिनट का इंटरवल जरूर लें, तब जाकर के चीजें आप गेन कर पाएंगे। आप इसको करके देखें, 10 मिनट का इंटरवल लें, उसमें बीच में जो भी करना है, कुछ काम करना है, घूम लेना है, चाय पीने की आदत है तो चाय पी लें, उसके बाद फिर से पढ़ाई करें। और एक विषय को लगातार 10 घंटा ना पढ़ें, 2 घंटे 3 घंटे पर सब्जेक्ट बदलें। देखते हैं कि दाल भात चोखा डेली खाए आदमी तो टेस्ट बदल लगता है कि यार मन उब गया, कुछ और खाना चाहिए, चिकन मटन बनाना चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए। तो डेली तो एक ही चीज खा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। तो सब्जेक्ट में भी होता है, एक ही चीज को लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप उब जाएंगे उससे। और इसलिए ब्रेक करके पढ़ें, थोड़ा पढ़ें लेकिन एकदम ठोस पढ़ें और ऐसा पढ़ लें कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसी के साथ आज का क्लास यहां कंप्लीट करते हैं। शाम में फिर मिलेंगे एक क्वेश्चन आवर में। तब तक के लिए जहां रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। और क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन से नहीं घबराएं। हमारा लेवल कमीशन लेवल तक चल रहा और इसलिए क्वेश्चन आपको इजी टू एडवांस लेवल सब मिलेगा। आसान भी मिलेगा, मध्यम दर्जे का भी मिलेगा, टॉप लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा। और सबका समग्र अध्ययन करना एक स्टूडेंट का आज के समय में कर्तव्य है, ड्यूटी बनती है। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम के क्लास में। बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।